चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन कैसे काम करता है, मोटिवेशन के थोड़े बहुत अर्थ वगैरह, ऑब्जेक्टिव वगैरह हम लोगों ने एनालिसिस किए। आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने तरह का होता है इसको हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। अभिप्रेरणा के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो मोटिवेट होता है तो वो कई तरीके से मोटिवेट हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो नेचर्स होती है वो अलग अलग होती है और नेचर के अकॉर्डिंग उसको जो मोटिवेट किया जा सकता है वो अलग अलग तरीके से मोटिवेट हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ से मोटिवेट होता है तो वहीं दूसरा व्यक्ति किसी और चीज़ से मोटिवेट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसी चीज़ से मोटिवेट हो। तो मोटिवेट के जो तरीके हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। मोटिवेट एक जगह पर काम कर सकता है, दूसरी परिस्थितियों में फिर दूसरे तरीके से काम करेगा। तो उसी आधार पर इन्होंने मोटिवेशन को बांटा है कि मोटिवेशन कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मोटिवेशन है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार। ये जो मोटिवेशन के प्रकार होते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग जो लेंगे वो लेंगे, इसमें नंबर 1 लेंगे हम लोग इसके अंदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन यानी धनात्मक और ऋणात्मक अभिप्रेरणा। धनात्मक और ऋणात्मक अभिप्रेरणा। अभी एक बात समझेगा कि जब हम कंपनी में काम करते हैं या कंपनी में कोई मैनेजर हमसे काम लेता है तो वो 2 तरीके से हम लोगों को काम कराने की कोशिश करता है। और हर मैनेजर की, हर कंपनी की यही पॉलिसी रहती है कि किसी भी तरीके से प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगें। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो किसी भी तरीके से अपनी सारी की सारी एफिशिएंसी लगाकर 100% एफिशिएंसी से काम करना शुरू कर दें। बस यही एक मोटो रहता है, ठीक है। अब वो कैसे काम करवाया जाता है, कैसे उनसे काम लिया जाता है, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट कैसे उनसे काम ले सकता है। तो उसी के आधार पर पहला ये बनाया गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसको जो बनाया एफ फिलिप्पो ने बनाया। एफ फिलिप्पो ने इसके बारे में बात करी है। क्या नाम? एफ फिलिप्पो। एफ फिलिप्पो ने इसके बारे में बताया कि कैसे जो है नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशन काम करता है। देखिए, जब हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉइज़ को, किसी भी लेबर को हम काम करने के लिए उसको पॉजिटिव तरीके से समझाते हैं, यानी उसको हम लोग पैसे देकर, थोड़ा सा जो है उसका इंक्रीमेंट लगाकर, या उसको शाबाशी देकर, या उसका जो है अंदर से प्रोत्साहन देकर, या कोई सुविधा देकर, या कोई उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट देकर उससे हम लोग अगर काम लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। यानी कि अगर यहाँ पर एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाती है तो उसको हम लोग समझाकर, बुझाकर, उसके मन में ये बात बैठाकर कि ये आपकी फ़र्म है, ये आपके साथ अगर आप लोग इसमें अच्छा करोगे तो आपको भी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, फ़र्म को भी फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। यानी कुल मिलाकर कि उसके मन से भय मिटा दिया जाता है, उनके मन से यह डर मिटा दिया जाता है कि आपको डांट पड़ेगी। यानी वो काम को अच्छे तरीके से करते रहें, इसके लिए उसके मन में यह बात बैठाई जाती है कि यह संस्था तुम्हारे लिए समर्पित है, तुम्हारे लिए ही हमेशा तैयार रहती है। तो उनको सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। ऐसे करके उनको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब ये समझेगा कि जिसमें एम्प्लॉयज़ से कुछ कहना ना पड़े और एम्प्लॉयज़ को गलती खुद रियलाइज़ हो जाए और उस गलती को सुधार कर वो आगे दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। और दूसरा, पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या होता है कि पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर एम्प्लॉय अपना 100% डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू कर देता है, करता है। और तीसरा फ़ायदा एक और होता है, एक बेनिफिट और होता है कि इसके अंदर क्या होता है
कि जो अगर कहीं और कमी रह रही होती है, यानी उस अधिकारी से क्षेत्र के बाहर भी होती है और एम्प्लॉइज़ को पता होता है, तो एम्प्लॉइज़ उस कमी को पूरा कर देता है, फुलफ़िल कर देता है। यानी किसी भी तरीके से पॉजिटिव का मतलब होता है कि हम एम्प्लॉइज़ के बारे में अच्छा सोचें, एम्प्लॉइज़ को अंदर से समझाने की कोशिश करें, ना कि उसके अंदर डर बैठाएं, ना कि उसे पनिशमेंट दें। उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन जो होता है वो होता है दंडात्मक कार्रवाई। उसके ऊपर उसके पैसे की कटौती कर दी जाए, या उसको कोई सज़ा दी जाए, या उसको कोई पनिशमेंट दिया जाए, या उसके बारे में जो है कुछ गलत बात फैलाई जाए, या उसको कुछ समय के लिए अवकाश दे दिया जाए, छुट्टी दे दी जाए, या उसको कहा जाए कि अगर तुमने ये प्रोडक्शन नहीं करा तो तुम्हारे साथ ये किया जाएगा। कुल मिला के उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसको पेनल्टी दी जाती है, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो। इस तरीके से जब हम उसको इस तरीके से डील करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। ध्यान रखना कि पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन अच्छा माना जाता है, नेगेटिव मोटिवेशन अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि कारण क्या होता है, इसके अंदर कर्मचारी में असुरक्षा पैदा हो जाती है, कर्मचारी भयग्रस्त हो जाते हैं, कर्मचारी डर जाते हैं, कर्मचारी अपना असंतोष प्रकट करने लगते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आंदोलन करने लगते हैं, या वो काम को जब करेंगे तो बिगाड़ना शुरू कर देंगे काम को 100% डेडिकेशन के साथ नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो तत्काल तो सुधर जाते हैं डर के कारण से, लेकिन अंदर अंदर घुन की तरीके से उस कंपनी को, उस फर्म को समाप्त करते रहते हैं, बेकार करते रहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक मोटिवेशन का तरीका ये है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव अच्छा माना जाता है, नेगेटिव अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा मोटिवेशन का तरीका आपके पास होता है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। दूसरा तरीका आपके पास होता है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, ठीक है। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, यानी मौद्रिक और अमौद्रिक, मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, मौद्रिक और अमौद्रिक का मतलब हो गया कि जब कर्मचारी को पैसे के आधार पर मोटिवेट किया जाता है, उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, उनके परक्विजिट्स बढ़ा दिए जाएं, उनके अलाउंसेस बढ़ा दिए जाएं, उनकी सुविधाएं बढ़ा दी जाएं, तो इन चीज़ों के करने से अगर कर्मचारी ज़्यादा काम करने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी मोटिवेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मॉनेटरी मोटिवेशन। और जब एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि उन्हें पैसे से मोटिवेट नहीं किया जाता तो उनको फिर हम लोग प्रशंसा करने लगते हैं, उनकी पीठ थपथपाने लगते हैं, उनको ट्रेनिंग करने के लिए भेज देते हैं, उनको हम फ्यूचर के लिए सेफ़ रखने का आश्वासन देने लगते हैं। इस आधार पर जब उनको हम मोटिवेट करते हैं तो यह कहलाता है नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। ध्यान रखना कि मॉनेटरी मोटिवेशन इतना ज़्यादा काम नहीं करता, इसीलिए मॉनेटरी मोटिवेशन को हमने इंसेंटिव्स कहा था, याद हो तुम्हें पहली क्लास में। और इंसेंटिव का मतलब प्रेरणा होता है, और प्रेरणा क्या होता है, एक बैटरी की तरीके से होता है कि यह चार्ज करना पड़ेगा, फिर रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर खर्च हो जाएगी, फिर चार्ज करना पड़ेगा, ऐसा करके हमको करना पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेंटिव्स बोलते हैं। जो हमारे पास नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन होता है ये जनरेटर की तरीके से होता है, क्योंकि ये इनहेरिट होता है, अंदर से होता है, इसलिए नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें अंदर से कर्मचारी डेवलप होता है। जैसे बताया ना आपको कि वो अंदर से खुश होने लगता है, प्रशंसा करने लगते हैं, उसके टास्क दिए जाते हैं, उसके ऊपर विश्वास किया जाता है, उसका फ्यूचर प्लान किया जाता है, उसका पीपीएफ या प्रोविडेंट फंड अप्लाई कर दिया जाता है, समथिंग। कुल मिला के उस पर विश्वास करने को हम लोग बोलते हैं नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। उसकी पीठ थपथपाई जाती है, उसकी कमियों को
जो है थोड़ा सा जो है नेगलेक्ट किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरे मोटिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेशन। तीसरा जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेशन। इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेशन, व्यक्तिगत एवं सामूहिक मोटिवेशन, सामूहिक अभिप्रेरणा। अभी समझिएगा कि व्यक्तिगत का मतलब होता है कि जब उसको पर्सन टू पर्सन अलग अलग मोटिवेट किया जाए। जैसे एक व्यक्ति से कह दिया कि भाई तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, यानी एक एक पर्सन को एनालिसिस अगर किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल मोटिवेशन। ग्रुप मोटिवेशन जो होता है वो इस तरह का मोटिवेशन होता है कि जिसके अंदर ग्रुप में कलेक्टिव सबको मोटिवेट किया जाता है। जैसे ग्रुप में एक टूर भेज दिया तो सबको अच्छा लगेगा, सबको लगेगा कंपनी हमारे लिए कितना सोचती है। या एक जो है डांस या कल्चर एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट किया गया कि जिसमें फर्म के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, फैमिली मेंबर आएंगे, उस दिन भोजन के सबके साथ व्यवस्था रखी जाएगी। इसको बोलते हैं ग्रुप मोटिवेशन, है ना, सामूहिक मोटिवेशन। तो इस तरीके से भी कुछ लोग मोटिवेट होते हैं, कुछ इस तरीके से भी होते हैं कि फ़र्म के अंदर अच्छी दशाएँ, अच्छी वर्किंग कंडीशन है, अच्छा माहौल है, इसके कारण से भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास मोटिवेशन के कुछ तरीके हैं जिनके आधार पर मोटिवेशन किया जाता है। ठीक है, अब हम मोटिवेशन को समझ चुके, अब हम इनकी थ्योरी को समझेंगे। देखिए, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो होती हैं वो बहुत सारी थ्योरी हुई हैं, इनमें से कुछ मेन थ्योरीज़ को हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखते हैं आज अगर एक थ्योरीज़ हो जाती है तो कुछ एक दो थ्योरी डेली हम लोग मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन या अभी प्रेरणा के सिद्धांत कह सकते हैं इनको, या अभी प्रेरणा के विचार कह सकते हैं, या अभी प्रेरणा की विचारधाराएं कह सकते हैं इनको। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो तुम्हारे पास आती है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है ना, जो थ्योरीज मतलब कि कुछ विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों ने अपने मोटिवेशन के तरीके बताए और उसके आधार पर उनकी थ्योरी बन गई। तो सबसे पहले 1943 में 1943 की अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक हुए, अमेरिका के, ठीक है, अब्राहम एच मैस्लो, ठीक है, अब्राहम एच मैस्लो ने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम है नीड हियरार्ची थ्योरी, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने कुछ बातें कही और ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जब मोटिवेट होता है तो उसका ये मॉडल होता है। इन्होंने रिसर्च की और 1943 में नीड हियरार्ची थ्योरी, आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत का इन्होंने निर्माण कर दिया। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए इसको मैस्लो थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मैस्लो थ्योरी। क्या कहा जाता है? मैस्लो थ्योरी भी कहा जाता है, मैस्लो थ्योरी। एक्चुअली में मैस्लो ने ये बात कही कि कोई भी व्यक्ति जब मोटिवेट होता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए आप कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, वो मोटिवेट बाहर से नहीं हो सकता है, वो अपने कारणों से, अपनी परिस्थितियों से मोटिवेट होता है। अब्राहम एच मैस्लो ने ये बात कही क्योंकि उन्होंने क्या, अभी प्रेरणा के बारे में यही कहा जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं हैं, ये अंदर से मोटिवेट होता है, साउली प्रोसेस है, आत्मा से चलने वाली प्रोसेस है, इसलिए इनको बाहर से हम कभी भी किसी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉयज़ को हम लोग मोटिवेट कर ही नहीं सकते हैं। तो हम इनको मोटिवेट कैसे करेंगे? तो अब्राहम एच मैस्लो ने मॉडल दिया और उस मॉडल में इन्होंने 5 बातें बताई। क्या बताई? 5 बातें बताई। कभी कभी इसको पिरामिड मॉडल के नाम से भी जानते हैं, पिरामिड मॉडल। एक्चुअली में इन्होंने जो मॉडल दिया वो पिरामिड की तरीके का था, इसलिए उसको पिरामिड मॉडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
पिरामिड, जैसे पिरामिड होता है ना इस तरीके से, ऐसे इन्होंने पिरामिड बनाया, इसलिए इसको पिरामिड मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो तुमसे पूछे पिरामिड मॉडल के बारे में बताइए, या मैस्लो सिद्धांत के बारे में बताइए, या जो है इब्राहिम एच मैस्लो के सिद्धांत के बारे में बताइए, तो सब एक ही बात है, इसके बारे में बताता है। इन्होंने बताया कि कोई भी जो पर्सन होता है उसके जीवन में ये 5 चीज़ें होती हैं, और 5 चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं। जैसे जैसे एक नीड पूरी होती जाएगी वो अगले वाले स्टेप के लिए मोटिवेट होता जाएगा। ठीक है ना। इन्होंने 5 कैटेगरी बनाई और 5 कैटेगरी के आधार पर बताया कि कोई भी एम्प्लॉइज़ जब मोटिवेट होता है, जब उसकी ये वाली सबसे पहले नंबर की नीड पूरी हो जाती है। आवश्यकताओं के आधार पर इन्होंने 5 कैटेगरी बनाई। इन्होंने कहा कि मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। पहली इन्होंने बताई फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, पहली कौन सी बताई इन्होंने? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक नीड्स। किस नाम से भी जानते हैं हम लोग? बेसिक नीड्स के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक नीड्स भी कह सकते हैं। बेसिक नीड्स का मतलब हो गया मूलभूत आवश्यकताएं। क्या बोलेंगे इसको? मूलभूत आवश्यकताएं। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं इसके बारे में इन्होंने बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, वो कहते हैं कि आदमी को जीवित रहने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, और तन को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। ये बेसिक नीड्स कही जाती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं कही जाती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं कही जाती हैं। जब तक इनको हम लोग पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग आगे की बात सोच नहीं सकते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी आया है वो पहले इन नीड्स को पूरी करेगा, इसीलिए इनको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहा गया, बेसिक नीड्स कहा गया। कह रहे हैं कि सबसे पहले इन नीड्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, समझ में बात आती है? तो ये पहला तुम्हारे पास नीड्स कौन सा है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूं तो ये हमारे पास, अगर इंडिविजुअल मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो भूखा रहना या रोटी, कपड़ा, मकान, मैंने इंडिविजुअल एग्जाम्पल दे दिए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल की बात करूं तो मिनिमम सैलरी। ठीक है ना, मिनिमम सैलरी, कम से कम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए उसको, ये तय होना चाहिए, जिस पर वो सरवाइव कर पाए, जिस पर वो रह पाए। न्यूनतम वेतन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी में जॉब करने जाता है या किसी कंपनी में कोई वर्क करता है, तो वह वर्क जो करेगा वो उसी आधार पर करेगा सैलरी उसको कितनी मिलती है। मान लीजिए कि किसी कंपनी में न्यूनतम सैलरी 2000 है, तो वहाँ पर कर्मचारी भी ऐसे ही काम करेंगे 2000 रुपये जैसा ही। किसी फर्म में किसी एम्प्लॉयज़ को मिनिमम सैलरी 10,000 मिलती है, तो वहाँ 10,000 अच्छे तरीके से काम करेंगे, मोटिवेट होकर। कहीं पर 15,000 रुपीज़ मिलता है तो उस तरीके से काम करेंगे, कहीं पर 40,000 मिलता है, 50,000 मिलता है तो उसी तरीके से काम करेंगे। तो मिनिमम सैलरी, कम से कम उसकी ये मिनिमम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। वो कहता है, मैस्लो कहते हैं कि जब ये वाली नीड्स पूरी हो जाती है तो फिर वो ऊपर की तरफ चलते हैं, तो फिर उनकी दूसरी नीड्स को पूरा करने के लिए वो मोटिवेट हो जाते हैं, जिसको उन्होंने कहा है सेफ्टी। क्या कहा है? सेफ्टी नीड्स। ठीक है, सेफ्टी नीड्स को बोलते हैं सुरक्षा आवश्यकताएं। क्या बोलते हैं? सुरक्षा आवश्यकताएं। ओके, सुरक्षा आवश्यकताएं। जब उसकी पहली वाली नीड्स पूरी हो जाएंगी तो फिर वो सुरक्षा की तरफ चलेगा। सुरक्षा की तरफ करने का मतलब हो गया कि वो अपनी सुरक्षा करने की कोशिश करेगा। देखिए, जब उसकी भूख मिट गई, जब उसको पहनने के लिए वस्त्र मिल गए, रहने के लिए मकान मिल गया, तब वो अब आगे की बात सोच सकता है। तब वो अब सुरक्षा की बात सोचेगा कि भाई मेरा मकान मजबूत होना चाहिए, मेरे 2 गार्ड होने चाहिए, मुझे फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है, आज की रोटी का अरेंजमेंट हो गया, कल की रोटी का अरेंजमेंट कैसे करना है। तो ये चीज़ें कब पैदा होंगी? जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी। अगर किसी ऐसे पर्सन से हम फ्यूचर के बारे में बात करें जो आज
कि रोटी का अरेंजमेंट जिसके पास नहीं है, आज के भोजन की व्यवस्था जिसके पास नहीं है, क्या वो फ्यूचर की बातें कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। पहले उसे अभी का भोजन चाहिए, फिर आज के दिन की व्यवस्था करेगा। जब आज के दिन की कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो आगे के बारे में सोचेगा, सुरक्षा के बारे में सोचेगा। इसलिए ध्यान क्या रखना है, मैस्लो ने बिल्कुल प्रैक्टिकल थ्योरी दिया कि पहले बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, बेसिक नीड्स के बाद फिर वो सेफ्टी नीड्स की बात करता है। सेफ्टी नीड्स आपकी पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी नीड्स की बात करें तो इसमें क्या क्या आ सकता है आपके लिए? देखिए, सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो है सुरक्षा में क्या आ सकता है? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, यानी उसकी जो सैलरी मिल रही हो वो लगातार बढ़ के मिल रही हो और यह तय कर दिया गया हो कि आपको इससे कम सैलरी नहीं मिलेगी, चिंता मत करो। दूसरा, उसको पेंशन की व्यवस्था कर दी गई हो, उसका पीएफ कटता हो, उसको मतलब कुल मिला के फ्यूचर की प्लानिंग उसके लिए कर दी गई हो, तो वह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा, अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। समझ में आ गया? इंडिविजुअल की बात करें तो वह अपने अब फ्यूचर प्लान बनाना शुरू कर देता है, यहाँ पर फ्यूचर के लिए जीना शुरू कर देता है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी नीड्स? सेफ्टी नीड्स। ध्यान रखना कि यह जो क्रम है ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैस्लो ने कहा कि ये नीड्स बेसिक है और बेस हमेशा नीचे रहता है और नीचे से ऊपर चलते समय इनका सीरियल ध्यान देना ज़रूरी है। अगर ये नीड्स पूरी नहीं होती है तो वो इसके लिए मोटिवेट नहीं हो सकता, इसीलिए सीरियल से यहाँ पर चलना पड़ता है। तीसरी नीड्स की बात करें हम लोग तो तीसरी नीड्स होती है सोशल नीड्स। कैसी नीड्स होती है आपके पास? सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब हो गया सामाजिक आवश्यकताएं, ठीक है, सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड्स, ठीक है। सोशल नीड्स की बात करें हम लोग तो सोशल नीड्स में क्या होगा स्टूडेंट्स कि सामाजिक आवश्यकताओं में क्या काम होगा कि जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई, तो वो समाज की तरफ बढ़ेगा, समाज के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करेगा, समाज के साथ अपना कुछ अट्रैक्शन चाहेगा। यानी कि अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो यहाँ पे वो फ्रेंडशिप की बात करना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर मैं फर्म के या ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से सोचूं तो वो क्या काम करेगा? यहाँ पर वो अपने कलीग्स बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, ग्रुप बनाना शुरू कर देगा और ग्रुप भी यहाँ पर फॉर्मल और फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक कम्युनिकेशन करना शुरू कर देगा वो यहाँ पर, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर बात करी जाए तो वो लव की बात करेगा, इफेक्शन की बात करेगा, ठीक है, अट्रैक्शन की बात करेगा, यहाँ पर इन चीज़ों की बात करना वो शुरू कर देगा, ठीक है ना। देखिए, बिना इन चीज़ों के पूरा हुए बिना वो ये चीज़ नहीं कर सकता। फ्रेंडशिप की बात बहुत दूर की बात है, अगर उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती है, वो प्यार के बारे में सोचेगा या पहले जो है वो अपनी रोटी की व्यवस्था करेगा, तो इसलिए पहले ये, फिर उसके बाद वो सुरक्षा की बात सोचेगा। जब सुरक्षित भी हो जाएगा, उसको यह तय हो जाएगा कि भाई अब मेरा फ्यूचर सुरक्षित है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो फिर वो आराम से अपना जो है फ्रेंडशिप करेगा, प्यार करेगा, अफेक्शन करेगा, लगाव करेगा, स्नेह करेगा, प्रकृति से प्रेम कर सकता है, समथिंग वो बाहर सोशल की तरफ जाएगा। सोशल में अपनी कोई कल्चर एक्टिविटीज़ कर सकता है, सोशल समाज के लिए कोई धार्मिक कार्य कर सकता है, लेकिन वो तभी करेगा जब इन दोनों को पूरा हो जाएगा। जब वो इन चीज़ों से भी मैच्योर हो जाएगा, इन चीज़ों से भी थक जाएगा, तो फिर वो अपनी तरफ चलेगा। और चौथी जो पोर्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एस्टीम नीड्स। क्या बोलते हैं इसको? एस्टीम नीड्स। इसका एक नाम और है ईगो नीड्स, ठीक है ना, ईगो नीड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मान की आवश्यकता। जब वो समाज में जाता है, समाज में रहता है, तो समाज में काम करते करते वह फिर ये कहता है आत्मसम्मान, यानी कि अपने सम्मान की कोशिश करने लगता है। वो चाहता है कि लोग मेरे को पूछें, समूह में, ग्रुप में मेरी वाह-वाह हो
मुझे लोग अट्रैक्ट करें, मेरे से बात करें, मेरी जय जयकार करें, मेरे बारे में कुछ गाथा कहें, वो इन बातों में शुरू हो जाता है। यानी अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, समाज की बात करूं, तो वो यहाँ पर जो है पद चाहता है, पद चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, सम्मान चाहता है, इन चीज़ों को पाने की कोशिश करने लगता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी चैम्बर्स का प्रेसिडेंट बन जाएगा या कोई सोसाइटी बन जाएगा, उस सोसाइटी का मेंबर बनना चाहेगा, उस सोसाइटी का हेड बनना चाहेगा, ऐसे काम करना पसंद करेगा जिससे समाज में उसकी गुडविल बने, समाज में लोग उसके पीछे चलें, ऐसी चीज़ों को चाहने की कोशिश करता है। अगर मैं अगर मैं कंपनी के लिहाज से इसकी बात करूं तो जॉब टाइटल का मतलब हो गया कि वो किसी पद पर, किसी बड़े पद पर काम करना चाहता है, मैनेजर के पद पर, डायरेक्टर के पद पर, सीईओ के पद पर, सीएमओ पद पर, ऐसे कोई पद चाहता है जो प्रतिष्ठा वाला होता है, जो प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो यह आवश्यकताएं हो गई। कितनी आवश्यकता होगी? 4, 1 2 3 4। ये ध्यान रखना कि यह तभी इन चीज़ों के लिए मोटिव हो सकता है जब उसकी पहली वाली मोटिव हो जाएगी तो दूसरी वाली फुलफ़िल कर पाएगा, दूसरी हो जाएगी तो तीसरी वाली, तीसरी हो जाएगी तो चौथी वाली, इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो वो सोशल क्या एस्टीम पर भी नहीं पहुंच सकता, पहले उसे सेफ्टी पर ही पहुंचना पड़ेगा। सोशल पूरी होती हैं तो फिर वो एस्टीम पर चला जाता है। ये 4 आवश्यकताएं जब उसकी पूरी हो जाती है, यहाँ तक वो पहुँच जाता है। इसके बाद वो अब कहता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो जाता है सेल्फ एक्विजिशंस नीड्स की तरफ। सेल्फ एक्विजिशन नीड्स, कौन सी नीड्स आ जाती है? सेल्फ एक्विजिशन नीड्स। सेल्फ एक्विजिशन नीड्स का मतलब होता है आत्मसम्मान की आवश्यकता, आत्मसम्मान या स्वसम्मान या आत्मज्ञान की आवश्यकता, आत्मज्ञान या आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता। सेल्फ एक्विजिशन नीड्स यानी स्वज्ञान, अपना ज्ञान वो प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी वो चाहता है कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊं, मुझे कुछ और करना ना पड़े। अगर मैं बात करूं समाज की तरफ से, इंडिविजुअल की तरफ से, तो वो अध्यात्म की तरफ जाना यहाँ पर पसंद करेगा, अध्यात्म में चला जाएगा, भगवान की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि ये सब इसने जब पा लिया तब भी वह शांत नहीं हो पाता, तब भी उसे अधूरापन रहता है। उसके खाने पीने की सब अरेंजमेंट हो गई, उसके पहनने की सारी बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट हो गई, रहने के लिए अरेंजमेंट हो गया, उसके फ्यूचर में जीने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई, उसके समाज में बहुत अच्छी जो है वैल्यू बढ़ गई, सब प्यार मोहब्बत सब उसका पूरा हो चुका, समाज में उसे पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, एक नाम मिल गया, एक गुडविल बन गई। उसके बाद भी वो अपने आप को खोखला महसूस करता है, तो फिर वो अध्यात्म आत्मज्ञान की तरफ चला जाता है, अपनी खोज करने के लिए आगे चला जाता है। इसी को अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सोचूं तो द अचीवमेंट ऑफ द गोल, अचीवमेंट ऑफ गोल का मतलब हो गया कि जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए उसने सोचा था कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया तो ख़त्म हो जाता है, यहीं पे बस सेटिस्फाई हो जाता है। कंपनी में वो बनना चाहता था, कोई कंपनी खोलना चाहता था, उसका डायरेक्टर या उसका सीईओ बनना चाहता था, कंपनी का सीईओ बन जाता है तो बस यहीं पर उसका समाप्त हो जाता है और कहता है कि बस मुझे अब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज़ द मैस्लो नीड हियरची थ्योरी, इसे बोलते हैं मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्ध सिद्धांत। आवश्यकता क्रमबद्ध क्योंकि आवश्यकता क्रम से थी, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर पे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पहली बात पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, 4th नंबर पर, 5 नंबर पर। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि एक के बिना, एक सीढ़ी को छोड़ के आप दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ों के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि जब पहली चीज़ से मोटिवेट हो जाएगा, पहली चीज़ उसकी फुलफ़िल हो जाएंगी तो वो दूसरी की तरफ बढ़ता है, दूसरी हो जाएंगी तो तीसरी की तरफ,
तीसरी तो चौथी, यानी बिना एक को पूरा करे हुए आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता है। ज़रूरी है कि इनकी आवश्यकताएं सीरियल से पूरी होनी चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसको बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिख कर आना है, ठीक है, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। और आपको विस्तार से अगर पढ़ना है तो उसके लिए ज़रूर आप लोग बुक ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि मैं सब कुछ बता पाता हूँ, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेरे से कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती होंगी, मेरे से कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती होंगी इसके अंदर, क्योंकि एक समय में सब कुछ याद रखना और फिर चलो याद भी अगर मेरे को हो, दिमाग में भी मेरे हो, लेकिन उस समय मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ तो यहाँ पर शब्दों में भी मेरे से कोई गलती हो सकती है, हो सकता है कि कोई चीज़ मेरे से जो है छूट जाती हो। तो इसलिए बुक का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यह वीडियो सिर्फ आपकी हेल्पफुल हो सकती है इस चीज़ के लिए कि आपको एक लाइन मिल जाए, आपको एक जरिया मिल जाए, आपको मोटिवेशन मिल जाए काम करने के तरीके का, पढ़ने के तरीके का, उसमें आपकी हेल्पफुल हो सकती है। तो टीचर का यही काम होता है और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता है। जो बुक में है वो हमने भी बुक से ही आप पढ़ा है, तो इसलिए आप भी बुक ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ से ज़रूर हैंड टू हैंड ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिएगा, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।